जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं प्रैक्टिस सेट, और यह है दोस्तों उस प्रैक्टिस सेट क्रमांक 11। अगर आप अन्य प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप उसको ज़रूर प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से देख सकेंगे और अपना प्रिपरेशन कर सकेंगे। हमारा आज का ये वीडियो में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल टीईटी, सीजीटीईटी, शिक्षक भर्ती से संबंधित बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 15 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। आगे का क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, जो कि क्वेश्चन ये आपके लिए पूछा था। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत सही आंसर दिया है। प्रश्न है, बुद्धि तार्किक चिंतन है, बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो बुद्धि एक तार्किक चिंतन है, और यह जो कथन दिया गया है दोस्तों किनके द्वारा दिया गया है? स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा या फिर बिनेट के द्वारा। तो आप सभी को पता होगा कि स्पीयरमैन के अनुसार जो है बुद्धि नई स्थिति के समायोजन होने की योग्यता है, ये बताया गया है। किसके अनुसार दोस्तों? स्पीयरमैन के अनुसार। लेकिन जो तार्किक बुद्धि तार्किक चिंतन है, ये जो कहा गया है दोस्तों वो बिनेट के अनुसार कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बुद्धि के लिए परिभाषा स्पीयरमैन के भी पूछता है, तो स्पीयरमैन ने क्या कहा है कि बुद्धि नई स्थिति में समायोजन होने की योग्यता है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो ब्रेन है वो कोई नया परिस्थिति आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, मतलब समायोजित हो जाता है। ये किसने कहा है? स्पीयरमैन ने कहा है। लेकिन बिनेट ने क्या कहा है? बुद्धि एक तार्किक चिंतन है। हालांकि अर्थ वही है ना। मतलब तर्क लगाकर वो क्या करता है? चिंतन करता है। दोनों का अर्थ क्या है? सिमिलर है ना। लेकिन परिभाषा तो भाई दोनों ने अलग अलग दी है, इसलिए कि जो कथन कहा गया है वो बिनेट के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका आंसर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बुद्धि लब्धि क्या है दोस्तों? एक प्रकार का फॉर्मूला है किसी भी व्यक्ति की IQ को जांचने के लिए, जिसमें हम जानते हैं मानसिक आयु बटे क्या होता है? वास्तविक आयु गुणा क्या होता है? 100 होता है। तो हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, तो हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हमारा लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मानसिक आयु मतलब क्या होता है? जो समय के अनुसार जिसमें मानसिक आयु में वृद्धि होती है वो क्या होता है? मतलब कहीं ना कहीं देखिए व्यक्ति की उम्र जो है 45 वर्ष हो चुका है, लेकिन उसकी हरकतें क्या है? बच्चों के जैसा है। मतलब 10 साल व 12 साल के बच्चों की तरह है। तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक आयु है तो एक्चुअल में 45 वर्ष का, लेकिन उसकी जो दिमाग की आयु है वो 10 वर्ष के बच्चे की तरह है। तो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें देखा जाता है। वास्तविक आयु जो आपका आधार कार्ड में जो चल रहा है वास्तविक आयु, वो वास्तविक आयु है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन ने एक दिवा स्वप्नदृष्टा, पुस्तक पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिरलसार आदर्शवादी बालक है तथा उसके व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है हमको बताना है। मतलब एक विपिन नाम का लड़का है, वो किस प्रकार का है? एक दिवा स्वप्न दृष्टा है और पुस्तकें पढ़ने में वो रुचि भी रखता है, लेकिन अपने विचार को क्या करता है? अभिव्यक्त करने में दूसरे के समक्ष अच्छे से रख नहीं पाता। मतलब क्या है? वो असमर्थ है, वो किसी के साथ अच्छे से मिल भी नहीं पाता। मतलब वो एक अमिलनसार व्यक्ति है, मतलब एक अच्छा और लड़का भी है, मतलब एक आदर्शवादी है ना। ना किसी के साथ गलत कहता है, ना तो किसी को गाली देता है, ना एकदम आदर्श। ठीक है, तो वो किस प्रकार का व्यक्तित्व है? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या फिर उद्यमशील। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या है जाएगा? एक प्रकार का वो अंतर्मुखी बालक है। तो आप सभी को पता होगा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है शर्मीला प्रकार का होता है, अलग अलग जो है रहने वाला होता है, अपने आप को एकांत में रखना महसूस ज़्यादा अच्छा कर, मतलब अपने आप को एकांत में रखना ज़्यादा अच्छा समझता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है दोस्तों 2 प्रकार के जो है इसमें 3 प्रकार के बताया गया है व्यक्तित्व के प्रकार। पहला तो आपका दोस्तों बहिर्मुखी है, दूसरा है अंतर्मुखी है, और जो दोस्तों तीसरा जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों होता है उसको हम उभयमुखी कहते हैं। उद्यमशील के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? तो BF स्किनर ने दिया है, VC गुड ने दिया है, या फिर JF स्टीफन ने दिया है, या फिर CH जुड़ द्वारा दिया गया है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? CH जुड़ के द्वारा ये कथन कहा गया है। कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है।
ठीक है, जिसमें शैक्षिक अभिवृद्धि की पूरी व्यवस्था का अध्ययन करता है और शैक्षिक अभिवृद्धि से बुद्धि के द्वारा मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रश्न घुमावदार जरूर लग सकता है। प्रश्न है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षा को क्या कर सकता है, हल कर सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपने उसका छोटा भाई रहता है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, लेकिन छोटा भाई भी क्या करता है, अपने बड़े भाई की जो क्लास है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। तो वैसी स्थिति इसमें कुछ बताया गया है। ठीक है, एक्चुअल में उसका उम्र कितना है, वास्तविक आयु 12 वर्ष है, लेकिन वो 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाए गए बुद्धि को हल कर देता है। तो उसकी बुद्धि उपलब्धि क्या हुई, मतलब ये क्या हुआ, उसका मानसिक आयु। तो मानसिक आयु कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, वास्तविक आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। और हम जानते हैं बुद्धि उपलब्धि क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 150 है, 100 है, 125 है, 120 है। ठीक है, तो आप यहाँ पास देख सकेंगे। आप इसको काटने की कोशिश कीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका, पहले तो हम इसको काट देते हैं, 4 से काट देंगे तो 4 में क्या हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 4 पच्चीसम हो जाएगा 100। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 25 और 5, ठीक है, 25 पंचे 125, तो उसकी बुद्धि उपलब्धि कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट इसको भी उलझ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, इसमें मूल रूप से क्या निहित होता है। अभिसारी चिंतन होता है, सहचर्यात्मक चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है, प्रतिबिंबात्मक चिंतन होता है। भाई क्रिएटिविटी, आप किस तरीके से क्रिएटिविटी कर सकते हैं ये किस पर डिपेंड करता है, वो आपके अपसारी चिंतन पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर पूछिए। और देखिए कोई भी सवाल मैं करा रहा हूँ आप उसको आंसर जरूर देते जाइए। ठीक है, ताकि आप भी का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सके। और अगर चाहें तो दोस्तों इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, आप उसको भी देख लीजिए, सब सब्जेक्ट का है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा पूरा लिस्ट नीचे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है, सृजनात्मकता अनुसंधान क्रिएटिविटी रिसर्च में अग्रणी थे, तो कौन अग्रणी थे भाई, गाल्टन, गिलफोर्ड, वालैक या फिर टॉरेंस। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गिलफोर्ड। इन्होंने जो है सृजनात्मकता अनुसंधान मतलब क्रिएटिविटी रिसर्च पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, और उन्होंने सृजनात्मकता के लिए 2 चिंतन सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौन कौन सा, एक अभिसारी है, एक अपसारी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन किनके द्वारा दिया गया है, गिलफोर्ड के ही द्वारा दिया गया है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपने बताया सृजनात्मकता के मूल रूप से क्या निहित होता है, ये किस में आएगा, आपका गिलफोर्ड ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो इसमें विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती है, विकास की जो विकास दर है समान नहीं होती है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो विकास के सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा तो वो है दोस्तों कि विकास जो है दर समान नहीं होता है। ठीक है, वो समय के अनुसार ग्राफ के रूप में कम ज़्यादा ये होते रहता है। ठीक है, निरंतर नहीं होता, विकास धीरे धीरे होता है, या फिर किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। तो मतलब क्या होता है, ये विकास की दर समान नहीं होती, मतलब विकास की दर क्या होती है, असमान होती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसके, और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक मतलब पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी का अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम खाली स्थान पर आधारित है। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी का अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम खाली स्थान पर आधारित है, पुनर्गलबलन के सिद्धांत पर आधारित है, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन के साथ, या फिर ज्ञान के निर्माण, या फिर अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से ये प्रेरित है।
तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण को लेकर के क्या हुआ है, ये जो है पूरी तरीके से उसी के उपागम के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन क्या होता है, जो पुरानी अवधारणाएं होती है। लेकिन पुनर्बलन क्या होता है दोस्तों, जो प्रेरित होता है सीखने के सिद्धांत को लेकर। अधिगम की प्रक्रिया में अनुबंधन मतलब सीखना और उसमें सीखने से संबंधित आपका ज्ञान है, उन दोनों को बीच को जोड़ना, वही क्या कहलाता है, इसमें अनुबंधन कहलाता है। तो ज्ञान का निर्माण क्या हो रहा है, यहाँ पास हो रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान के निर्माण की जो संकल्पना है वो वास्तविक जीवन के अनुभवों के आधार पर, उसमें प्रायोगिक तौर पर वो क्या होता है, इसमें परिप्रेक्ष्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है, तो बच्चा खाली स्थान के कारण रोता है। भाई, जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है, तो बच्चा के खाली स्थान के कारण रोता है, संवेदनात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है, या फिर अजनबी दुश्चिंतन के कारण रोता है, या फिर वियोग दुश्चिंतन के कारण रोता है, या फिर सामाजिक दुश्चिंतन के कारण रोता है। तो भाई कहीं ना कहीं आप समझ चुके होंगे कि अगर आप अपने माँ के गोद में हैं और आपकी दादी माँ आपको उठा रही है ना, और आप क्या करना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, तो ये किस प्रकार का दुश्चिंता को व्यक्त करता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, एक वियोग चिंता। भाई माँ से आपको कोई बिछाड़ रहा है ना, तो वो खींच खींच के जब पाने की कोशिश कर रही है दादी अम्मा, तो आप रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक वियोग दुश्चिंतन को बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन बना, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलता है दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक ऑल द बेस्ट, जय हिंद।